हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर की वीडियो लाता हूँ और आज है 1 अगस्त 2023 और आज के समय, ठीक है, आज के दिन जो भी करंट अफेयर आपका इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे बताऊँगा और देखते हैं यहाँ पे क्या आपको नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर मैप के साथ पढ़ाता हूँ और मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। ओके, और चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे वीडियो पे काफ़ी व्यूज कम जाते हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा देरी में वीडियो अपलोड करता हूँ, वो भी किसी कारणवश जल्दी नहीं अपलोड कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन चलिए आज देखते हैं आपको क्या सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, और ये रहा स्क्रीन पे। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा राज्य स्थापित करेगा? ठीक है, तो बताइए फटाफट इसका आंसर। तो अब मैं इसका आंसर बताता हूँ कि इसका सही जवाब है केरल। केरल करने वाला है भारत का पहला मत्स्य यानी मछली की बात की जा रही है, मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन या स्थापना। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि इंक्यूबेशन क्या होता है। इंक्यूबेशन समझने से पहले मैं आपको बता दूं, ये अटल जो इनोवेशन मिशन है उसके तहत ये सेंटर खोला जा रहा है। तो अटल इनोवेशन मिशन क्या है? अटल इनोवेशन जो मिशन है ना, इसका उद्देश्य ये था कि जो विश्व कह रहे हैं, सॉरी, देश के जो स्कूल हैं, विश्वविद्यालय हैं, या जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं, ठीक है, उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना इस अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य है। और इसी के तहत इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है केरल में। मछलियों के लिए इंक्यूबेशन सेंटर खोला जा रहा है, मत्स्य उत्पादन के लिए खोला जा रहा है इंक्यूबेशन सेंटर। अब कहेंगे ये इंक्यूबेशन क्या भला? तो इंक्यूबेशन के बारे में बता देता हूँ, यहाँ देख लीजिए इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है। इंक्यूबेशन सेंटर उसे कहते हैं जो एक माहौल देता है, जैसे कि आपको कोई भी स्टार्टअप शुरू करना है, कोई भी रोजगार मान लीजिए शुरू करना है, तो इंक्यूबेशन सेंटर ऐसे सेंटर होते हैं जो आपको ये प्रोवाइड कराएंगे, मतलब एक इंस्ट्रक्शन देंगे, दिशा निर्देश भी देंगे और वो प्रोवाइड भी कराएंगे कि आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, आपको कितनी ज़मीन लगेगी, अगर मान लीजिए मत्स्य पालन आपको खोलना है तो कितनी ज़मीन लगेगी, तरीका क्या है मछली पालन करने का, ठीक है, आने वाले भविष्य में आपको कितना फ़ायदा होगा। तो इस तरह के सभी, मतलब जो भी बेसिक लेवल की जानकारी होती है ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक इंक्यूबेशन सेंटर। और तो मछली उत्पादन से संबंधित पहला भारत का पहला इंक्यूबेशन सेंटर कौन खोल रहा है? तो ये खोल रहा है केरला। ठीक है, केरला। तो इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और भारत सरकार भी इसमें मदद कर रही है, 10 करोड़ की राशि दी है केरला सरकार को कि आप वहाँ पर खोलिए इंक्यूबेशन सेंटर। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तरह से रोजगार जनरेट होगा वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब क्या था आपका, यहाँ पे देख लीजिए। तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कौन सा राज्य खोलेगा? तो केरल इसका सही जवाब था। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और बात यहाँ पे देख लेते हैं। अभी आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चल रही है। मत्स्य संपदा योजना यानी कि मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक 220 ठीक है, 220 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, 220 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करना है। ठीक है, और इसी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत स्कीम चलाकर भारत क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। आप इस बात को भी थोड़ा सा याद रखेंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, और ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। केरल संबंधित बात हो रही है तो ये अपना सुंदर भारत है, दिख रहा है आपको सुंदर भारत, और यहाँ दिखेगा आपको केरल। ठीक है, ये है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम या त्रिवेंद्रम जिसे हम बोलते हैं। और यहाँ पे अब आपको ये अरब सागर वाला पार्ट दिखेगा और यहाँ दिखेगा आपको लक्षद्वीप। ठीक है, तो केरल की बात करें तो केरल हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू लॉन्च इट्स ऑन इंटरनेट। ये खुद का इंटरनेट सर्विस शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। ठीक है, जिसका नाम क्या था? KFON। ठीक है, KFON यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। ठीक है, इसके तहत 1 Gbps, ठीक है, डेटा स्पीड दी जाएगी केरला सरकार द्वारा। यहाँ के अभी ओमन चंडी जी थे, उनका भी निधन हो गया और ये केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार। ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। आगे चले अगले प्रश्न की तरफ। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा नीने वुगालुक्कू मारनमिल्लई किताब का हिंदी अनुवाद रामेश्वरम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई का अनावरण किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो ना, ये पुस्तक का नाम है नीनई वो गालुक्कू करके। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद किया गया है, हिंदी का अनुवाद क्या किया गया है, रामेश्वरम डॉक्टर
एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। ठीक है, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, और इनके बारे में इनके जीवन मतलब प्रारंभ जब से ये पैदा हुए उससे लेके इनके मृत्यु तक इस किताब में इनके बारे में सारी जानकारियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहाँ पे दो ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इन दोनों लोगों ने मिलकर ये किताब लिखी है जिनका नाम है डॉक्टर वाई एस राजन और डॉक्टर नाजिमा मरई कयार। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये किताब अनुवाद किया है हिंदी में, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बात हो रही है, तो ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारत के, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। इनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु हुई थी 2015 में मेघालय में। ठीक है, मेघालय में इनकी मृत्यु हुई थी, शिलोंग में। और अगर मैं बात करूँ, इनका एक फेमस कोटेशन है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन, तो आप सूरज की तरह जलना भी सीखो। ठीक है, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह आपको जलना भी पड़ेगा। ये इनका एक फेमस कोटेशन है, इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इनको देखिए, भारत रत्न अवार्ड अगर पूछे कि इनको भारत रत्न अवार्ड कब मिला था, तो भारत रत्न अवार्ड मिला था 1997 में। पद्म भूषण मिला था 81 में, 90 में पद्म विभूषण मिला था, 1997 में भारत रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इनके जो दो करीबी लोग हैं जिनका नाम है डॉक्टर नजीमा मरकैयार और डॉक्टर वाई एस राजन, इन दोनों ने ही इस पुस्तक की रचना की है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें आगे चलें। तो और इनके बारे में जानते, तो मैंने आपको बता दिया कि 1931 में इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में, और अभी इनका जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो शिलोंग मेघालय में हुई थी। शिलोंग मेघालय आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और इनका जन्म स्थान दिखेगा ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का जो रामेश्वरम वाला पार्ट है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। रामेश्वरम वाला पार्ट एक आइलैंड प्लेस है ये। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और ये 11वें प्रेसिडेंट यानी 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2002 से लेकर 2007 तक भारत देश की सेवा की थी। आगे चलें, तो अभी हाल ही में कौन सा भारतीय शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो इस तरह का प्रश्न अगर कोई पूछे या फिर आता है ठीक न्यूज में, तो ये एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसका सही जवाब है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं बार बार रिपीट भी कराता रहूँगा आपको। तो देखिए यहाँ पे बेंगलुरु बिकम फर्स्ट इंडियन सिटी और ज्वाइन वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित कुछ और थोड़ी सी जानकारी आप ले लेते हैं, इससे ही क्यों चुना गया। फिलहाल इस तरह के शहर भारत में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अभी बेंगलुरु को इसमें शामिल कर लिया गया। तो देखिए, भारत में जो बेंगलुरु शहर है ना, ये कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका जिसकी राजधानी है बेंगलुरु, और इसे ही इसमें शामिल किया गया। बेंगलुरु को कभी कभी सिलिकॉन ऑफ द वैली भी कहते हैं, भारत की सिलिकॉन ऑफ द वैली भी कहते हैं इसमें। और यहाँ पे बेंगलुरु में आपको बहुत सारे संगीत संग्रहालय दिखेंगे, बहुत सारे म्यूजियम दिखेंगे। ठीक है, म्यूजियमों का घर यानी म्यूजियम ऑफ हाउस भी इसे बेंगलुरु को कहा जाता है। तो तमाम तरह के यहाँ पे आपको पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण से संबंधित भी बहुत ही हेरिटेज साइटें दिखेंगी। ठीक है, तो इस तरह की इसकी अचीवमेंट होने के कारण इसे कल्चरल फोरम में शामिल किया गया, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम में शामिल कर लिया गया। तो इसके सही जवाब है बेंगलुरु, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, बेंगलुरु की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। ओके, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो थावरचंद गहलोत जी हैं, और जो यहाँ के सीएम हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर हैं वो सिद्धारमैया जी हैं। ठीक है, अगर बेंगलुरु की ही बात करें तो राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 है, और 224 यहाँ पे विधानसभा सीट मिलेगी आपको। बेंगलुरु यानी कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका की बात करें तो हुब्बली जो कर्नाटका में पड़ता है, हुगली नहीं, हुगली तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये हुब्बली की बात हो रही है। तो हुब्बली जो है यहाँ पे जो स्टेशन है कर्नाटका में, ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पहले गोरखपुर था लेकिन अब इसको ये टैग मिल गया है। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में कर्नाटका में एक हेलीकॉप्टर सबसे मतलब भारत का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है। कहाँ पे? तो तुमकुरु जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कर्नाटका का, वहाँ पे इसको स्टार्ट किया गया है। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका सही जवाब मिल गया बेंगलुरु। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पे, ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हिंद महासागर प्रशांत महासागर है, ये ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं, इसके पश्चिमी तट पे इधर एक मतलब बहते हुए कह सकते हैं, इसरो कहा जा रहा था कि इसरो
के रॉकेट का पार्ट यहाँ पे बहते हुए आ गया था, ठीक है। और इस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इसे कलेक्ट भी किया था, लेकिन अभी तक ये क्लेम नहीं कर रहा था इसरो कि ये मेरा ही पार्ट है। लेकिन अब जो इसरो है ये भी कह रहा है कि हाँ ये मेरा ही पार्ट है, मेरे किसी रॉकेट का पार्ट है। तो मैं तो ठीक है, देखते हैं क्या करना है, इससे लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो स्पेस एजेंसी है वो तो एकदम क्लियर कर दी है कि ये इसरो के रॉकेट का ही पार्ट है। हालांकि ये चंद्रयान 3 का नहीं है, इससे पहले जो रॉकेट इंडिया द्वारा यहाँ पे जो श्रीहरिकोटा यहाँ से लॉन्च जो किया जाता था उसका मलबा यहाँ पे इंडियन ओशन में गिरा होगा। इसके बाद ये लहरों से होते हुए ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट तक पहुँच गया होगा, ठीक है। तो ये चंद्रयान 3 का मलबा नहीं है तो कंफर्म है, लेकिन ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ही यानी कि इसरो का ही किसी रॉकेट का ये मलबा है, ये कंफर्म हो चुका है। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक न्यूज़ के तौर पर आपको बता दिया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा जाहिर किया गया है कि वो चीन के जो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट है उससे बाहर हो जाएगा? बहुत ही भारत के लिए तो अच्छी खबर है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वो क्यों ऐसा कर रहा है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा करने वाला ये देश है इटली, ठीक है। इटली ये कारनामा कर रहा है और इटली आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे इटली दिखेगा। और अगर मैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की बात करूँ या पहल की बात करूँ तो ये जो है ना चाइना की एक पहल है जो 2011 के लगभग ये स्टार्ट किया था। और इसका ये क्या काम था कि ये सोच रहा था कि ये जो सिल्क रोड है, जो प्राचीन समय में सिल्क रोड आता था, जो कि मान लीजिए यहाँ पे संघाई है, संघाई से ही स्टार्ट होता था, ठीक है, इधर आ रहा है, फिर यहाँ से भारत में भी ये सिल्क रोड आता था। उसके बाद ये मध्य एशिया को जोड़ते हुए ये आपको यूरोप तक पहुँच जाता था, अफ्रीका तक पहुँच जाता था ये सिल्क रोड। इसी सिल्क रोड पे चाइना वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ठीक है। इसके तहत सड़क निर्माण के माध्यम से अफ्रीका को, एशिया को, यूरोप को जोड़ने का प्लान है। यहाँ पे जलमार्ग के माध्यम से एशिया को, यूरोप को और अफ्रीका को जोड़ने का प्लान है। रेल नेटवर्क के माध्यम से इनको जोड़ने का प्लान है। तो इस तरह से चाइना क्या चाहता है कि पूरे विश्व लेवल पे, ठीक है, अभी तो ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप की बात कर रहा है, लेकिन ये इसका वर्ल्ड वाइड प्लान है, ठीक है। तो ये चाहता है कि इसका इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप तक जाए, अफ्रीका तक जाए और मध्य एशिया तक जाए। तो इसके लिए इसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव शुरू किया था। और इससे इटली क्या कह रहा है कि मैं अब इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं रहूँगा, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी मिली। आगे चलें, चाइना के बारे में कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग और इसका सबसे बड़ा शहर है संघाई, ठीक है। लार्जेस्ट सिटी है संघाई, लेकिन इसकी राजधानी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी बीजिंग में, ठीक है। और ये चाइना का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। ये इसकी जो बाउंड्री यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई नजर आएगी आपको, यहाँ पे सिक्किम से लगती हुई नजर आएगी, उत्तराखंड से लगती नजर आएगी, हिमाचल प्रदेश से, और यहाँ पे लद्दाख से लगती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो ये ये अरुणाचल प्रदेश से लगती हुई इसकी बाउंड्री है, यहीं पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में एक किबुथु नाम का गांव है, किबुथु से ही अमित शाह जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलें अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की बात हो रही है जिसका नाम है युगे युगीन भारत। वाह, क्या नाम है, युगे युगीन भारत, यानी कि युगों से चली आ रही जो भारत की विरासत है उसको इसमें संग्रहित किया जाएगा, इस म्यूजियम में, इस संग्रहालय में। तो ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है, इसको आपको बताना है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है और ये अगर संग्रहालय बन गया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पे पहले है, जैसे कि विश्व में अभी देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में पेरिस में एक संग्रहालय है जिसका नाम है लॉरे, ठीक है, लॉरे। तो लॉरे करके एक संग्रहालय पेरिस में, वो अभी तक का, अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। अगर इसकी एरिया देखें हम मीटर में, मीटर स्क्वायर मीटर में देखें इसकी एरिया, तो 72,735 स्क्वायर मीटर इसकी एरिया है। लेकिन भारत में जो युगे युगीन बन रहा है उसका एरिया आप देखेंगे तो 1.17 लाख स्क्वायर मीटर है। तुलना है 40,000, लगभग 40,000 स्क्वायर मीटर सब अभी से ज़्यादा है। इधर अगर देखेंगे रसिया में एक म्यूजियम है, उससे भी 50,000 स्क्वायर मीटर भारत का ये जो म्यूजियम बन रहा है उससे ज़्यादा। चाइना से भी ये बहुत ही बड़ा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतना जल्दी
कोई भी भारत के रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा। लेकिन ये जो अगर बन गया भारत में, ठीक है, युगे युगीन म्यूजियम, तो ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है आपका, ये इसकी स्थापना नई दिल्ली में की जा रही है। तो चलिए आगे चलते हैं, नई दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश इधर दिखेगा, इधर हरियाणा दिखेगा और इधर दिखेगा राजस्थान। ठीक है, इन तीनों के जिलों को मिला के एक एनसीआर रीजन बनता है और ये है दिल्ली की लोकेशन यहाँ पे। ठीक है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही अभी भारत का सबसे बड़ा एक कह सकते कॉन्फ्रेंस हॉल वहाँ बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है भारत मंडपम। इसका नाम रखा गया है भारत मंडपम, ये भी दिल्ली में ही बनेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मीटिंग्स होंगी, बहुत ही बड़ी बड़ी मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जा सकेंगी। ठीक है, अभी G20 की जो शिखर सम्मेलन जो मीटिंग होगी, अभी तो मान लीजिए मंत्री स्तरीय मीटिंग हो रही थी, ऑफिसर लेवल पे मीटिंग हो रही थी, लेकिन जो शिखर सम्मेलन यानी जो शीर्ष नेताओं की मीटिंग होगी वो यहीं पे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इसमें दिखेगा भारत मंडपम की जो भव्यता है वो यहाँ पे देखने के आपको मिलेगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली की ही बात करें तो अभी वहाँ पे वाटर एटीएम लगाया गया है दिल्ली में, अब इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, यानी कि जो हरित हाइड्रोजन है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में ही। ओके, और नई दिल्ली को सरपास करके यानी कि पीछे छोड़ के जो न्यूयॉर्क है, अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, उसने नई दिल्ली को पीछे छोड़ के सबसे प्रदूषित होने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। ठीक है, क्यों ये प्रदूषित हो गया न्यूयॉर्क? क्योंकि कनाडा में आपको पता था कि कनाडा के जंगलों में आग लगी थी। ठीक है, तो वहाँ से धुआं क्रॉस करके यहाँ पे न्यूयॉर्क तो चला आ रहा था और ये सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया था दिल्ली को पीछे छोड़ के। ठीक है, आगे चलें तो अभी हाल ही में इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? इसमें से 360 किलो वजन वाला DSSAR जो हर मौसम में दिन रात हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। ठीक है, तो ये किस देश की बात हो रही है? तो ये सिंगापुर की बात हो रही है। ठीक है, भारत ने सिंगापुर की 7 सैटेलाइटों को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, एक तो DSSAR करके है और प्लस 6 और है, तो 1 और 6 मिला के 7 होगी, तो टोटल 7 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ देखिए, इसरो सक्सेसफुली प्लेस्ड 7 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स इनटू इंटेंडेड ऑर्बिट, यानी कि आप जहाँ पे सैटेलाइट को स्थापित करवाना चाहते हैं वहाँ पे इसरो ने सक्सेसफुली स्थापित कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगापुर की लोकेशन देख लेते हैं। अपना सुंदर भारत है, यह बे ऑफ बंगाल और यह है भारत मतलब इंडियन ओशन, हिंद महासागर का ही ये सब पार्ट होता है, तो जिसका अलग अलग नाम दे दिया गया। यह है इंडोनेशिया वाला पार्ट। ठीक है, जिसकी राजधानी है जकार्ता और इसकी पता है जकार्ता आपको डूब रहा है 2050 तक, ये लगभग कुछ हिस्सा इसका डूब जाएगा, तो इसकी राजधानी बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट की जा रही है इंडोनेशिया की। और यह है मलेशिया वाला पार्ट और यहीं पे आपको दिखेगा सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको सिंगापुर। ओके, आगे चलें और इधर दिखेगा आपको साउथ चाइना सी। तो देखिए, इससे संबंधित मैं और कुछ यहाँ पे न्यूज़ बताऊंगा, जैसे कि जो ये दसार करके भेजा गया सैटेलाइट सिंगापुर का, वो भेजा है PSLV ने, यानी कि PSLV जो सैटेलाइट ले जाता है वो पोलर के लिए ले जाता है। देखिए, कई तरह के ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट में पहले आपको दिखा देता हूँ। एक तो होता है लियो जो सबसे नज़दीक होता है, लियो। ठीक है, उसके बाद एक होता है मियो जो मीडियम रेंज में होता है, लियो से ऊपर होता है मियो और मियो से भी ऊपर होता है जियो। ठीक है, जो जियो स्टेशनरी करके होता है। ठीक है, ये सबसे ऊपर होता है, ये लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई तक सैटेलाइट को ले आके यहाँ पे स्थापित किया जाता है। और ये जो जियो वाली सैटेलाइट होती है ना, ये पृथ्वी के साथ ही घूमती है। ये एक तरफ यहाँ मान लीजिए यहाँ पे फोकस कर लिया तो पृथ्वी जैसे घूमती रहेगी वैसे ये घूमता रहेगा और इस रीजन पे ये फोकस हमेशा बनाए रहेगा। ठीक है, और ये है लियो जो सबसे करीब होता है, उसके बाद होता है मियो, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको जियो पे यानी इस रेंज पे आपको सैटेलाइट भेजनी है तो आपको GSLV से भेजना पड़ेगा। अगर आपको पोलर के पास भेजना है, यानी कि ये पोलर है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे सैटेलाइट अगर भेजनी है कि ये यहाँ पे ऑर्बिट करता रहे ऐसे घूम घूम के, तो इससे पोलर सैटेलाइट यानी PSLV से भेजते हैं। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल सैटेलाइट, यानी कि ये जो आपको इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा होता है, इस पे अगर कोई सैटेलाइट घुमाना है आपको तो इसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट। तो ये जो सिंगापुर की जो सैटेलाइट है ना, वो इक्वेटोरियल सैटेलाइट है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, इसरो पोस्टेड ट्विटर PSLV DSSR मिशन। ये सार क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। एक होता है सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है सार, और इसका मतलब ये होता है कि ये हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर ले सकता है। कहना मतलब अब इतनी ऊपर सैटेलाइट भेजी जा रही है, वहाँ से अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे, ज़मीन से 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर कोई भी चीज़ है तो उसको ये देख लेगा, सिंथेटिक अपर्चर सैटेलाइट रडार। इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी सारी जानकारी मिली है। अभी हाल ही में इसरो ने भी किस देश के साथ सैटेलाइट लॉन्च किए थे, तो ये सिंगापुर की बात की जा रही थी।
ठीक है। इससे संबंधित और कुछ करंट अफेयर हो तो देख लीजिए यहाँ पे। अभी हाल ही में टेलियोस 2 करके अभी सिंगापुरियन सेटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और अभी सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है, ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा इसको मिला है, चांगी एयरपोर्ट को। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और सिंगापुर पासपोर्ट जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें भी टॉप पोजीशन पे, इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बात और यहाँ पे बता दूं आपको, जो चंद्रयान 3 छोड़ा गया था ना, चंद्रयान 3 जो छोड़ा गया था उस रॉकेट का नाम था LVM-3, जिसे हम GSLV मार्क 3 के नाम से भी जानते हैं। यानी कि L यानी कि लॉन्च, V व्हीकल, M से मार्क, ठीक है। LVM-3 को लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहते हैं और इसे GSLV मार्क 3 भी कहते हैं। इससे चंद्रयान 3 को भेजा गया था, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीटों को स्टाम्प के बजाय स्टेपल वीज़ा देने के चीन के फैसले के विरोध में चेंगडू, यानी कि आपको पता है कि जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम या विश्व विश्वविद्यालय खेल जो हो रहा है वो आपको चाइना के चेंगडू में इस बार 2023 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे भारत के अरुणाचल प्रदेश स्टेट के 3 एथलीट जब जा रहे थे तो उन्हें स्टेपल वीज़ा दिया गया, ठीक है। तो इस हरकत को भारत ने बर्दाश्त नहीं किया और भारत ने इस टीम को जो खेलने जा रही थी अरुणाचल प्रदेश से चाइना, तो इसको भारत ने वापस बुला लिया। तो आपको यहाँ बताना है कि स्टेपल वीज़ा आखिरकार है क्या जो इतना चर्चा में रहा। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पासपोर्ट के साथ एक अतिरिक्त स्टेपल कागज़ लगा देना ही स्टेपल वीज़ा कहलाता है, ठीक है। देखिए स्टेपल वीज़ा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपका पासपोर्ट है, ठीक है, ये आपका पासपोर्ट है और स्टेपलर तो आप जानते हैं जो पंच लगाते हैं, ठीक है, स्टेपलर जानते ही हैं। इस पासपोर्ट के साथ एक अलग से कागज़ स्टेपल कर दिया जाए, ठीक है, एक अलग से कागज़ स्टेपल कर दिया जाए जिस कागज़ में लिखा हो कि ये व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है, अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ये व्यक्ति कितने दिन वहाँ रहेगा, इतने दिन वहाँ रहेगा और ये इसकी हाइट है, ये इसका कलर है, ठीक है, ये इस पर्पज़ से जा रहा है, पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन जो पासपोर्ट रहेगा उसके साथ ये स्टेपल रहेगा, उसके साथ ये जुड़ा रहेगा, न कि पासपोर्ट पे मुहर लगाई जाएगी। पासपोर्ट पे यहाँ पे मुहर न लगा के इस कागज़ पे मुहर लगा के इसको स्टेपल यानी कि जोड़ दिया जाता है पासपोर्ट से, इसलिए इसे स्टेपल वीज़ा कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसका विरोध कर रहा है भारत। भारत आखिरकार विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना का ये मानना है ना कि ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है, ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला कुछ इलाका है जिसको भारत ने कब्जा कर लिया, चाइना ऐसा कहता है जिसको भारत ने कब्जा कर लिया, ये तिब्बत का पार्ट है, ऐसा बोलता है। और जब यहाँ के नागरिक चाइना जाते हैं, ठीक है, और यहाँ जम्मू कश्मीर या लद्दाख से नागरिक जब चाइना जाते हैं तब चाइना क्या करता है, इन नागरिकों के लिए स्टेपल वीज़ा जारी करता है, स्टेपल वीज़ा जारी करता है। पूरे भारत के लिए स्टेपल वीज़ा जारी नहीं करता, ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के कुछ रीजन से जब नागरिक जाते हैं और यहाँ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से कुछ नागरिक जाते हैं तो उनके लिए स्टेपल वीज़ा जारी करता है चाइना। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये जो खेल हो रहा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम खेल, ठीक है, तो ये हो रहा है चाइना में। तो ये चाइना में अभी हो रहा है, ये देखिए चीन में हो रहा है। हालांकि ये 2021 का गेम है क्योंकि 2021 में आपको पता है कोविड के कारण ये नहीं हो पाया था। तो ये चेंगडू में, चाइना के चेंगडू में इसका ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है 2023 में। और 2025 में देखें तो ये 2-2 साल पे होता है, तो ये जर्मनी में होगा। 2027 तक ये साउथ कोरिया में होगा और 2029 तक ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होगा। भारत में अभी ये गेम हुआ नहीं है, तो हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता 2029 या 30 तक भारत में हो पाएगा। हो सकता है 2030 के बाद कभी ये और भारत भी इसको ऑर्गेनाइज कराए, ठीक है। तो यहाँ से इतनी सारी जानकारी आपको मिलती है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल आज के करंट में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पे व्यूज़ काफ़ी कम जा रही है, पता नहीं, शायद मैं गलत टाइमिंग की वजह से ही ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं सुबह वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगा सुबह वीडियो अपलोड करूँगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।